विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज में एक ऐसी दुनिया है जहां एक आम क्लर्क संतू की जिंदगी घुटन से भरी हुई है। तो चलिए आज हम इस कहानी के बहुत ही मजबूत आखिरी हिस्से को इसके मेन कैरेक्टर संतू की आंखों से समझते हैं। देखिए, संतू की ये जो लाइन है ना, ये इस उपन्यास का मतलब कहानी का पूरा सार है। सोचिए, एक ऐसी जिम्मेदारी का बोझ जहां आप खुद किसी ताकतवर लेकिन कैद चीज की देखरेख कर रहे हैं। ये बात हमें सीधे उस फंसे होने के एहसास से जोड़ देती है। तो संतू की दुनिया आखिर है कैसी? एक तरफ है दफ्तर की दम घुटने वाली ब्यूरोक्रेसी और दूसरी तरफ घर पे बढ़ता हुआ प्रेशर। संतू के लिए कहीं कोई एस्केप है ही नहीं। चाहे वो दफ्तर हो या घर, दोनों ही एक जाल जैसे महसूस होते हैं और हर जाल के अपने अपने अलग दबाव हैं। चलिए, अब कहानी के सबसे अहम रिश्ते पर आते हैं, संतू और उसकी पत्नी के रिश्ते पर। और ये देखते हैं कि कैसे उनकी एक साझा दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगती है। उनकी जिंदगी में एक बंटवारा आता है और ये बंटवारा बस एक नंबर से समझ में आ जाता है, 2। घर एक है लेकिन दुनियाएं अब 2 हो चुकी हैं। और यहीं से आता है 2 तालों का ये कमाल का मेटाफोर। वो एक ही छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन अब अलग अलग जिंदगी जीने लगते हैं। मतलब अब घर एक नहीं रहा, दरवाजे 2 हो गए और दोनों के पास अपनी अपनी चाबी है। एक सीन है बाजार का, जहां संतू अपनी पत्नी को एक बिल्कुल ही नए अंदाज में देखता है, एकदम कॉन्फिडेंट, पूरी तरह से बदली हुई। उसे इस रूप में देखकर वो अपने रिश्ते पर और डॉक्टरनी के यहाँ काम करने वाली अपनी पत्नी की इस नई भूमिका पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो ये जो गुलामी है, ये सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी तक नहीं है, ये कोई असली जंजीरें नहीं है, बल्कि ये तो एक दिमागी हालत बन चुकी है, एक पूरे समाज का ढांचा है। ये एक ऐसा जहर है जो संतू के हर रिश्ते में घुलता जा रहा है। ये पूरी एक चेन है, समझिए, एक हायरार्की। सबसे ऊपर साहब है जिसके नीचे संतू काम करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि संतू भी इस चेन का हिस्सा है। वो मांगू नाम के एक नौकर से अपनी साइकिल ठीक वैसे ही साफ करवाता है जैसे साहब उससे अपना काम करवाते हैं। ये सिस्टम सबको अपनी जकड़ में लिए हुए हैं। ये लाइन, चोरी के पैसे से भीख देने का संतोष, ये संतू के मन की आवाज है। जब वो मांगू को चाय पिलाकर उससे काम करवाता है तो उसे एहसास होता है कि वो कितना बड़ा पाखंड कर रहा है। ये दिखाता है कि वो इस सिस्टम के नैतिक भ्रष्टाचार को कितनी गहराई से समझता है। और अब कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोड़ आता है। एक बच्चे का जन्म होने वाला है, जो एक ही साथ उम्मीद भी है और एक नई तरह की हताशा भी। सोचिए, उसके इस बेमतलब सी दुनिया में पिता बनना, ये उसके लिए एक उम्मीद की किरण जैसा है। शायद ये बच्चा उसकी जिंदगी में कोई मतलब भर दे, जीने की कोई वजह दे दे। पर इस उम्मीद पर असलियत का एक बहुत भारी बोझ है। गुप्ता जी का 400 रुपए का कर्ज है, राशन कार्ड गिरवी रखा है और समाज में सूखा और गरीबी फैली हुई है। भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है। और ये बात तो दिल तोड़ देने वाली है। संतू अपने होने वाले बच्चे का नाम नौकरों या भिखारियों के नाम पर रखने की सोचता है। क्यों? इस उम्मीद में कि शायद ये नाम ही बच्चे को उस भयानक हकीकत से बचा लेगा जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। मतलब ये नाम सुंदरता के लिए नहीं है, ये एक टोटके की तरह है। तो चलिए, अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, उस हिस्से पर जहां उस नौकर की कमीज का आखिर में क्या होता है ये पता चलता है। होता ये है कि दफ्तर की एक बंद अलमारी में बड़े बाबू ने एक फटी हुई कमीज के टुकड़े संभाल कर रखे हैं। और ये टुकड़े क्या हैं? ये उन सब की गुलामी का, उनके अपमान का एक सबूत है। और फिर जो होता है वो एक रस्म जैसा है, एक विद्रोह का अनुष्ठान। वो उन टुकड़ों को जला देते हैं। ये सिर्फ कपड़े के टुकड़ों को जलाना नहीं है, ये अपनी बेबसी के खिलाफ अपनी अवज्ञा दिखाने का एक तरीका है। ये एक छोटा सा बिल्कुल खामोश विद्रोह है उस सिस्टम के खिलाफ जो उनकी जिंदगियों को खाए जा रहा है। एक ऐसा लम्हा जहां बिना कुछ बोले वो सब एक हो जाते हैं। और उपन्यास का अंत होता है एक बहुत ही पावरफुल लेकिन थोड़ी धुंधली सी तस्वीर के साथ। संतू और उसकी गर्भवती पत्नी एक आने वाले तूफान का सामना कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर एक संकल्प वाली मुस्कान है। तो सवाल यही उठता है कि वो आग आखिर जलाती क्या है? क्या वो आग उनकी गुलामी को जलाकर राख कर देती है, या फिर उस गुलामी से आज़ाद होने की आखिरी उम्मीद को ही जला देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस उपन्यास को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।